कहते हैं जी हमारा काम तो सिर्फ इल्जाम लगाना है, हमारा काम तो है ही नहीं सबूत देना। जमहूरियत में ऑपोजिशन का काम सबूत देना नहीं होता। इन्होंने अपने केस का खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया और खान साहब के जो झूठ हैं वो अदालत में इन्हें ले डूबे। जितनी भी मालूमात हैं वो बेंच को फराहम की गई हैं, वो बेंच को फराहम हो चुकी हैं। रद्दी जितनी भी इकट्ठी कर लें उसका कोई वजन नहीं। खान साहब सबूत लेकर आए। तलाशी शुरू हो गई है। मैं मुतमईन हूं, हमने अपना पूरा जो अपनी कौम से फर्ज अदा करना था हमने पूरा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शकील। नाज़रीन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच है वो पैनामा गेट केस की समाअत अब डेली बेसिस पे कर रहा है एंड उम्मीद की जा रही है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर चूंकि अब हेयरिंग्स की जा रही हैं तो फिर कोई फैसला और जल्दी कोई फैसला सामने आ जाएगा। अवाम की बड़ी उम्मीदें इससे वाबस्ता हैं और साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है इवन पिटिशनर्स की जानिब से भी कि कोई तारीखी फैसला आने वाला है। नए बेंच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जिस तरह से कहा कि बड़ी उम्मीदें हैं उनको नए बेंच से और जो फैसला वो देंगे तो वो उनको काबिल कबूल होगा। बट लेट्स सी, क्योंकि आगे जो फैसले आते भी हैं और जिस तरह से हमने देखा 2014 के धरने के बाद जब वो रिगिंग के हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ और फैसला दिया गया, कबूल तो किया गया बट अगेन काफ़ी कुछ फिर टीवी पे वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड भी मौजूद है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर वकला की तब्दीली भी हुई कुछ मामले में। आज तीसरी हेयरिंग थी। नईम बुखारी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने अपने आज दलाइल जमा कराए। अब हेयरिंग जो है वो मंडे तक ज्वाइन कर दी गई है। हम ओवरऑल पाकिस्तान में चूंकि एक करप्शन फ्री कल्चर के बड़े लोग मुंतजिर हैं, वो किस तरह से एक्स्टैब्लिश हो सकेगा, किस तरह से हम देख सकेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और अकाउंटेबिलिटी जो कि एक फोरमोस्ट पिलर है डेमोक्रेसी का। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, उसकी मजबूती की बात करते हैं तो उसमें एहतसाब एक बहुत मायने रखता है। किस तरह से वो एहतसाब मुल्क में इस वक्त हमें उसकी प्रैक्टिस नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के भी हवाले से, प्ली बारगेन के भी हवाले से लोगों को बड़ी रिजर्वेशन है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। आज हम इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे और ओवरऑल जो उम्मीद की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कहते हैं कि अगले 7 रोज़ में यौम तशक्कुर मना रहे होंगे जो अदालत की जानिब से फैसला आएगा उसको एंटिसिपेट करते हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जिस तरह से कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी इस बार नहीं होंगे, बेंच से वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहा है और वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ फैसला आएगा और हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, साथ साथ हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो वो समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव एक आउटकम उनके लिहाज से नजर आएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं यहाँ पर अपने गेस्ट का तारुफ कराती चलूँ। हमारे स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करा है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अब्बासी साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जाजुल हक साहब, नीज नो इंट्रोडक्शन, सरबरा हैं मुस्लिम लीग जिया के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लाहौर स्टूडियो से अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे वलीद इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच आप सब हज़रात का हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, ये जो अब रोज़ मैंने जिस तरह से मेंशन किया रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत हो रही है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एंड सिंस इट्स सब जुडिस, लेकिन अवाम में एक उम्मीद की किरण बड़ी नजर आ रही है एंड कहा जा रहा है कि जल्दी कोई फैसला सामने नजर आ जाएगा। आपको लगता है कि 80 की दिहाई से वो तमाम जो बातें, और चूंकि नवाज शरीफ साहब के जो पिछले वकील थे वो कहते थे तमाम जो काम हो कारोबार होता था वो चिटों पे होता था, पर्चियों पे होता था, कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, तो नए वकील कुछ दे पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे पाकिस्तान में बड़ी तवज्जो हासिल की हुई है और पिछले कई महीनों से तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और इसमें हर आदमी हर अपनी अपनी एक नई बात कर रहा है। कोई इल्ज़ाम नया लगा रहा है, कोई नई बात कर रहा है, कोई जजेस को डिस्कस कर रहा है, कोई जजमेंट को डिस्कस कर रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि जजमेंट क्या आएगी। मैं तो ये हैरान सुन के हूँ कि लोग ये भी बैठ के आप देना शुरू हो गए कि जजमेंट क्या आएगी। तो कोई अल्लाह का खौफ हमें करना चाहिए कि जब अदालतों के अंदर और इतना बड़ा सीनियर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब सुन रहा हो तो हमें ये शायद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ये क्या बात कहना शुरू कर दें कि जजमेंट जी आएगी। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, देखें पैनामा का मामला है, जो एलिगेशन से पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद कहा है कि मैं तैयार हूँ किसी भी अदालत में जाने के लिए, किसी भी फोरम पे जाने के लिए, मैं अपने आप को पेश करूँगा, मैं सारा सबूत अपने वहाँ पेश करूँगा और उसके बाद जो भी फैसला आएगा, जो भी फोरम आप मुंतखब करेंगे, पहले दिन से उन्होंने कहा था
पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा लेटर लिखे, हमने लेटर लिखा, फिर उन्होंने कहा जी कि TORs बनाए, उसके लिए एक लंबी दास्तान है, आपने उस पर कई प्रोग्राम किए हुए हैं, उस पर हम शामिल रहे। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान ने कहा है कि हम इसको खुद सुनेंगे, रोजाना की बुनियादों पर सोचेंगे और बहुत जल्द फैसला करेंगे। ये बहुत खुशहाल बात है। अब ये कोई ज्यादा अरसे की बात नहीं है। आज नहीम बुखारी साहब, उनके वकील आज दलाइल दे रहे हैं, बार बार 2 दिन से जजेस साहिबान कह रहे हैं कि ये तो आप भी कुछ चीज लेके आए कि आप सारी बातें वो कर रहे हैं जो अखबारों में आई हैं, जो किसी ईमेल में आपने देखी हैं, जो ईमेल आपने पढ़ी है। क्या कोई आप पिटिशनर के तौर पर आए हैं और आप कोई एविडेंस लेके आए कि आपने सिर्फ इन्हीं पे रिलाई किया है कि ये क्या एविडेंस लेके आएंगे? तो उनको अभी तक मैं, आज जब मेरा ख्याल है जुम्मा था और कोई 11:30 बजे के करीब जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की खत्म हुई है, तो उस वक्त तक कोई ऐसी एविडेंस वो नहीं ले जा सकी जो कंक्रीट एविडेंस हो उनके पास हो। अभी इमरान खान साहब, अगले 2 दिन में भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जांच से कि कुछ कंक्रीट एविडेंस। अभी मैंने इमरान खान साहब की बात सुनी है जो भी आपने हमें सुनाई है, वो ठीक कहते हैं कि अपोजिशन का काम है इल्जाम लगाना, लेकिन ये इल्जाम पार्लियामान में होता है। आप अगर अदालत में, ये फर्क है। ये ठीक है कि पार्लियामान में अपोजिशन जो है बातें एजिटेट करती है, वो चीजें कहती है, उसका हक है वो कहे, वो इल्जाम भी लगाती है जिस तरह इन्होंने कहा है। लेकिन जब आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एज ए पिटिशनर जाते हैं, फिर आपकी पोजीशन एज ए अपोजिशन लीडर की नहीं होती। उस वक्त आपकी पोजीशन एज ए अपोजिशन पार्टी की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट आपको एज ए पिटिशनर देखता है कि आप एक लेके गए, केस लेके गए, आप एलिज कर रहे हैं, आप वहां जाके कह रहे हैं कि ये चीजें जो मैं लेके आया हूं ये सच्चाई है। वो कहते हैं अगर सच्चाई है तो इसको साथ आप कोई मेहरबानी करके एविडेंस भी लेके आए। अब इनके 2 दिन अभी हो रहते, 2 दिन में या 1 दिन रहता है, नहीं बुखारी साहब का हमें पता चल जाए। हमारी ख्वाहिश है कि अगर इनके पास कुछ चीज है, ये हमारा लिहाज ना करे, ये हमारा ख्याल ना करे। इन्होंने बार बार कौम को सामने कहा है, इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इन्होंने आखिरी दिन जब कहा कि मैं इस्लामाबाद लॉकडाउन करूंगा, नहीं किया। इन्होंने कहा मैं शुक्राने के नफल कल पढ़ूंगा। मेरे पास जो है बहुत ज्यादा एविडेंस है। हमारी तवक्को थी कि इनके पास कोई एविडेंस है, वो शायद मेरा ख्याल है कि इन्होंने एविडेंस आखिरी दिन के लिए रखी। सर, मेंबर कौमी असेंबली तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जी शुक्राने के नफल वो पढ़ रहे हैं, अगले 7 रोज में यौम तशक्कुर मनाएंगे। इजाजुल हक साहब, आपकी तरफ लेकर आऊंगी। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस पैनामा गेट केस? और सर, ये एक ऐसा एक हाई प्रोफाइल केस है, पहली दफा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन इसमें सर जिस तरह से हम सेनेटर साहब भी मेंशन कर रहे थे, किस तरह से इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? और चूंकि आवाम जो है बड़ी क्लोजली तमाम इस एक्टिविटी को देख रही है, करप्शन की बातें हो रही हैं, ऑफशोर कंपनीज, अगेन हैविंग ऑफशोर कंपनी इज नॉट समथिंग इलीगल, बट ऑफशोर बनाने की नौबत आना, एंड देन दे हैव नॉट डिनाइड इट, दे ओन इट। पहली बात तो ये है कि जब भी आप ओवरसीज पर्टिकुलरली इन द यूके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे ना, तो वो ऑलरेडी अटैच्ड होती है ऑफशोर कंपनी के साथ। इफ़ यू आर अ नॉन रेजिडेंट यूके सिटीजन नहीं आप, तो 99% केसेस में यही आप देखेंगे कि जिसका भी वहाँ घर होगा वो ऑफशोर कंपनी के साथ अटैच्ड होगा। और उसी तरह प्रॉपर्टी बिकती है। अगर एक ऑफशोर, अगर ये कल को बिकेगी, फ़र्ज़ करें ये नीलसन या दूसरी जिसके अंडर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर और प्रॉपर्टीज़ उसके अंडर नहीं है तो घर नहीं बिकेगा, प्रॉपर्टी बिकेगी, मतलब कंपनी बिकेगी। तो पहली बात ये। दूसरा ये कि जहाँ तक आपने केस की बात की, इतना हाईली पोलिटिसाइज्ड केस बन गया है कि केस रहा ही नहीं अभी। ये अब एक ऐसा इशू बन गया कि आप वेट ही नहीं कर रहे जजमेंट के लिए। कभी आप कहते हैं जी कि हमने जुडिशल उसको कमीशन को नहीं मानना, अगर कमीशन बन गया हम उसको नहीं मानेंगे। कभी आप कहते हैं हमने फैसले को नहीं मानना, कभी आप कहते हैं हमारे हक में फैसला आ जाएगा, कभी आप कहते हैं हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। कभी आपने यहाँ तक किया कि आपने आने वाले चीफ जस्टिस को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया। इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि उसने अपने आप को मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं इस बेंच पे बैठूं। हालांकि ऐसे केस में हर चीफ जस्टिस चाहेगा कि वो इस ऐसे केस के साथ अटैच्ड हो, क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और जो भी चीफ जस्टिस होगा, जिस तरह जमाली साहब बैठे हुए थे, तो साकिब निसार साहब को इतना अंडर प्रेशर कर दिया ओथ लेने से पहले कि वो बैठ ही नहीं सके। अब इसका फैसला जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत से फैसला आएगा और उसे कबूल कर लिया जाएगा, इसको पोलिटिसाइज किया जाएगा। ये क्या ज़रूर रहेंगे जी हम अदालत का मानेंगे। कल को इन्होंने कहा था ना कमीशन नहीं मानेंगे। अगर कमीशन बनाने का फैसला हो जाता तो किसका फैसला होना था? अदालत का फैसला होना था ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया। और जिस तरह हम बहस कर रहे हैं इस पर कि रोज़ाना
हुकूमत भी और अपोजिशन भी बाहर आकर फैसला देते हैं। यानी मैं यहाँ तक सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी कि एपीसी बुला के, क्योंकि हालात इस किस्म के हो गए हैं, केस का फैसला आ गया है, एपीसी बुला के इंटरम गवर्नमेंट बना दी जाए और इलेक्शंस की तैयारी की जाए। यानी यहाँ तक तो लोग इसको ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, अदालतों पे एतबार करना चाहिए। और मैं इस बात की मैं भी गवाही दूंगा कि इससे अच्छा जो बेंच है अब नहीं बन सकता था। राइट सर। सर इस वक्त हमें वलीद इकबाल साहब भी लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी यही बात मैं वलीद इकबाल साहब की तरफ लेके जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम वलीद इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैं आपसे सर ये सवाल और जो डिस्कशन हो रहा है, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं इजाजुल हक साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, और बात हो रही है पैनामा गेट केस की, चूंकि आज तीसरी हेयरिंग थी। किस तरह से वलीद इकबाल साहब आप इस चीज को देख रहे हैं, और जो खान साहब ने कहा है कि जो भी फैसला आएगा, अदालती फैसला जो भी होगा वो हर हाल में कबूल होगा, तो जुडिशल कमीशन बनाने की तरफ आते हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा फिर पीटीआई को? देखें जी, एक तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, इमरान खान साहब ने 1-2 दफ़ा 4 दफ़ा काफ़ी दफ़ा कहा है कि वो फैसला होगा हमें कबूल होगा, और बल्कि ये भी कहा है कि जी हम जो कुछ कर सकते थे अपने पाकिस्तान के लिए, उसके लोगों के लिए, इस बात की हकीकत तक पहुँचने के लिए, इसमें जो कुछ हम मुआद या जो कोई तैयारी, उसमें हमने अपनी तरफ से कानून के उसके मुताबिक और कानून की यानी जो कानूनी प्रोसेस है ये अदालत में, उसके हवाले से भी, और पॉलिटिकल प्रोसेस जिसको आप एक सियासी जमात की जो सरगर्मी कहते हैं, उसमें इज्तिमा हो, उसमें वैसे कोई वो तरीक़ेकार हो, पॉलिटिकल एक्शंस या सरगर्मियां जो हैं, हमने हर तरीके से इस पे इसको रेडार स्क्रीन से नहीं गिरने दिया इस इशू को। अदरवाइज तो ये तो कई महीने पहले ही इसको झाड़ू मार के अंदर, किसको कहते हैं ना अंग्रेजी की कहावत के कारपेट के नीचे स्वीप कर देना था इन्होंने। तो एक तो ये है। अच्छा, अब जबकि डेली हियरिंग्स का ऑर्डर जी एक डेली हियरिंग्स भी जो अब हो रही हैं, तो उससे ज्यादा होप ज्यादा अटैच की जा रही है कि कोई ना कोई फैसला अब निकल आएगा, एंड दैट विल कीप द इशू अलाइव, दैट विल डेफिनेटली कीप द इशू अलाइव। जब ये पिछला बेंच भी था तो मुझे तो उस दिन उसकी हियरिंग्स पे मैं कुछ गया था, इस वाली पे मैं अभी तक नहीं जा सका क्योंकि मुझे लाहौर में कोई मसरूफियत है। नेक्स्ट वीक मैं इंशाल्लाह वहां कुछ वक्त भी गुजारूंगा। वहां तो उस बेंच से भी नजर आ रहा था कि वो इसको चाह रहे थे कि जी इसमें कोई इल्तवा ना हो, इसको जितना फौरी हो सकता है क्या कहते हैं उसको इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि फोकस्ड रखना चाह रहा था वो बेंच भी। और जो कि मैंने अभी तक पढ़ा और सुना और देखा है, उससे नजर आ रहा है कि ये बेंच तो और ज्यादा उसको उसने कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये कमीशन वाली बात पे थोड़ा सा वाजे कर दूं। एक तो ये जब ये नौबत आती है, जब अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी क्या ये केस उस सतह तक पहुंचा हुआ है कि जिसमें कोई तफ्तीशी या एविडेंस रिकॉर्ड करना या गवाहों को बुला के उस सारी जो है ये टेक्निकल और तफसीली चीज़ें होती हैं जो फिर 5 मेंबर्स का बेंच नहीं करता, वो इसी एक रुकन पे एक कमीशन उसको बना देते हैं। ये वो कमीशन नहीं होती जो कि 1956 की एक्ट के नीचे एक जुडिशियल कमीशन बनती है, वो बिल्कुल एक अलग कानून और सिलसिला है। ये कमीशन एक और इस केस में वो तस्वर कर रहे हैं कि हाजिर सर्विस जज ही हों सुप्रीम कोर्ट के, उन पे मुश्तमिल होगी जो ये इसी कोर्ट के बिहाफ पर, इसके कोर्ट के नुमाइंदे एक तरह की नुमाइंदगी करते हुए इस कोर्ट ही की खातिर जो एविडेंस रिकॉर्ड करने और लोगों को तलब करने और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का प्रोसेस है, उसमें हिस्सा ले। और ये कमीशन बनती है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है, ज़ाब्ता दीवानी, उसके जो इख्तियारात होते हैं कोर्ट के किसी को डेलीगेट करके ये काम करने के। मिसाल जिसकी कि जी किसी जमीन पे तनाजा है तो जज साहब खुद वहां नहीं जाते, वो किसी को नामजद कर देते हैं कि ये कमीशन है, वो जाएगा वहां पे और वो अक्सर एक वकील होता है, वो जाके वकूए पे देख के कि क्या कैफियत है वो आके कोर्ट को रिपोर्ट दे देगा और वो कोर्ट ही के रिकॉर्ड का और कोर्ट ही की कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो ये वो किस्म की कमीशन है। और ये वो नौबत जब आती है कि कोर्ट ये महसूस करता है कि रिकॉर्ड पे काफी कुछ है, कि अभी इस तरह की कोई तकर्री करने की और इसकी कार्रवाई की जरूरत है ही नहीं, वेल एंड गुड। अगर वो करता है कि है तो फिर देखते हैं कि वो किस बिना पर होती है और उसकी क्या लवाजमात और उसकी क्या पैरामीटर्स और क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस या उसका क्या स्कोप जो है वो क्या होता है। तो अभी उस पर कमेंट करना जो है वो कबल अज़ वक्त है और ये प्रोसेस का हिस्सा है कोर्ट की प्रोसेस का। वैसे मैं आपको फिर दोहरा दूं कि जब आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल में जब सुप्रीम कोर्ट होता है आर्टिकल 184 में या हाई कोर्ट भी होता है आर्टिकल 199 में, तो कई चीजें रिकॉर्ड से वाज़ेह हो जाती हैं और कोर्ट जो है उनके बेसिस पे ही नतीजे पे पहुंच सकता है।
तो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है कि कमीशन ये नहीं कि बहुत जरूरी है, वो डिपेंड करेगा। राइट सर, बट सर नईम बुखारी हम उस पर क्या रद्द-ए-अमल है वो जब वो वक्त आएगा फिर बताएंगे, आप देखेंगे उस पर। राइट वलीद इकबाल साहब, मैं मजीद भी आपसे सवाल इस हवाले से करना चाहूंगी, बट मैं सेनेटर साहब से जरूर ये पूछना चाहूंगी। सेनेटर साहब, जो ट्रांसक्रिप्ट नईम बुखारी साहब की तरफ से जमा कराई गई बिफोर द कोर्ट एंड रिगार्डिंग द इंटरव्यूज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का वो जो गार्जियन का इंटरव्यू था, हुसैन नवाज साहब, मरियम नवाज साहिबा, तमाम वो डिफरेंट चैनल्स के वो तमाम ट्रांसक्रिप्ट दी गई, लेकिन जो बात देखी जा रही है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात की जाती है, none of the family members have denied those contradictions. That means कि वो वेटेज जरूर रखती हैं। देखिए जी, वो तो हिस्सा है कार्रवाई का, जो इंटरव्यूज हुए हैं, जो बातें हुई हैं, लेकिन आज नईम बुखारी साहब ने उससे ज़्यादा चीज़ें मेरा ख्याल आगे रखी हैं। वो कुछ ईमेल्स लेके आए थे 3-4 दिन पहले, मेरा ख्याल आप ज़्यादा उनका जिक्र करती हैं कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये पहले दिन से वहीं थे, पहले दिन से ही उन पर बात हो चुकी है। और ये पहले दिन हामिद खान साहब ने जब अपनी ओपनिंग स्पीच की थी, तो पहले इनके वकील थे, तो उन्होंने भी ये बातें सारी की थी। अब वो कुछ ईमेल्स लेके आए हुए हैं, चूँकि ईमेल्स की फ़ोटो कापीज़ हैं, तो फ़ोटो कापीज़ वो पढ़कर तसल्ली तो अपनी कर सकते हैं, लेकिन अदालत के ऊपर अगर जाएगी, और ये वलीद इकबाल साहब जो वकील हैं वो समझते में इस बात की कि वो सर्टिफाइड कापी की कहेंगे, क्या ये सर्टिफाइड कापीज आपके पास मौजूद हैं, या फिर उसके लिए कोई एविडेंस वो कलेक्ट करेंगे, तो वो तो बात का मामला है, वो देखेंगे। तो वो जो चीज़ आप कह रहे हैं कि वो ये वलीद इकबाल साहब की मैं बात का इतना कह दूँ कि चूँकि जो क्या इन्होंने कहा कमीशन का, कमीशन तो ये ऑलरेडी हमने कभी भी नहीं कहा कि ये इंक्वायरी एक्ट के नीचे 1956 का जो लॉ था उसके नीचे कमीशन बनाया जाए, वो तो खत्म हो गई थी बात। जब सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया गया था तो बात खत्म हो गई, उन्होंने कह दिया था टूथलेस होगा बिल्कुल। ये अब जब जजेस ने खुद ये अपना शुरू किया 5 रुकनी बेंच ने, तो उन्होंने कहा था कि शायद वक्त आएगा कि हमें एविडेंस लेनी पड़ जाए, बहुत सारी चीजें जो अभी सामने आएंगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट जिनके लिए हमें शायद देनी पड़े, तो उसके लिए कमीशन बनाए। इन्होंने कह दिया कि हम इस कमीशन को नहीं मानते। मेरा ख्याल है ये खबर आप तक जरूर पहुंची होगी कि इन्होंने कहा कि हम इस तरह की कमीशन को नहीं मानते। बिल्कुल उन्होंने जो तफसील बताई है कानून के अंदर, वलीद इकबाल साहब ने, बिल्कुल ठीक है, यही तरीकाकार है। सिविल कोर्ट्स भी करती हैं, सेशन कोर्ट भी करती हैं, बड़ी अदालतें भी कर सकती हैं, और वो हिस्सा होती है कोर्ट, वो प्रोसीडिंग जो होती है। लेकिन कोर्ट किसी आदमी को अथराइज कर सकता है, अगर इस कोर्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल इनकी यहाँ तक ठीक है। लेकिन इनके लीडर साहब ने ये बात खत्म कर दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोई कमीशन नहीं मानेंगे। कोर्ट ने कहा था कि हमें शायद कमीशन बनाना पड़ जाए आगे चलकर, तो वो उन्होंने ये बात कही थी कि हम कमीशन नहीं मानते। हम कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा के पास ये मामला गया हुआ है, 5 रुकनी जो इस वक्त है सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस मामले की जो है वो प्रोसीडिंग उनके सामने हो रही है। जो फैसला वो करें, वो अपने पास खुद फैसला करें, हमें मंजूर है। वो कोई एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया, हमें मंजूर है। हम चाहते हैं कि इसका लॉजिकल एंड तक इस केस को जाना चाहिए, इसका मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। कौम को सच का पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए कि ये किस तरह के पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी में हर रोज उठता है आदमी, इल्ज़ाम लगाता है, कोई सबूत नहीं होते हैं, वो सुबह एक और देता है, चार्जशीट देता है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस तरह चार्जशीटें बांटी जा रही हैं, इस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अब सोसाइटी में हर बंदा परेशान है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बुखारी साहब इज एक्चुअली सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और कैप्टन सफदर। मैं कहता हूं कि ये इस तक मुझे उनसे कोई इनकारी नहीं है, ये उनका राइट है, वो क्या कहना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मेहरबानी करके अगर कोई बात चीज आपके पास है, मेहरबानी करके किसी एविडेंस के साथ लेके आए। सिर्फ अगर आपने ये बातें ही करनी है, जो इल्जाम आपने बाहर लगाए हैं, जो इल्जाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, वही बात आपने अदालत में ही करनी है, और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि या अदालत अपने तौर पर कोई प्रूफ हासिल करे, या आप हमारी तरफ देख रहे हैं, तो ये जरा जायज नहीं है। हम इंशाल्लाह अपना जो हमने बातें की हैं, राइट, वो जो ही हमारी अभी शुरू होगी तो हम उसको साबित करेंगे। लेकिन इससे भी तवक्को की जा रही है कि इल्जाम लगाने के अलावा अगर कोई एविडेंस है तो वो लेके आए। एविडेंस के बगैर रोज इल्जाम लगाना आपके लिए ठीक है। ड्यूरिंग द हियरिंग नईम बुखारी साहब ने भी कहा कि अगर कतरी शहजादे का वो खत जो है इस केस से निकाल दिया जाए तो शरीफ फैमिली जो है वो जाहिर हो जाएगा दैट इट ओन्स द यूके प्रॉपर्टीज इन 1994। लेटर जो है वो फैब्रिकेटेड है, फिक्टिशियस है, एंड अगेन हैज at the same time they say that it has no legal value। किस तरह से देखते हैं सर, एंड do you foresee कि और भी कोई आएगा इनके रेस्क्यू के लिए? देखिए, पहली बात ये है कि फिक्टिशियस इसलिए नहीं है कि अगर ये फिक्टिशियस है तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ा एक गलती होगी कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कतर में, उन्होंने इसको अटेस्ट किया हुआ है, तो उन्होंने ऐसे ही तो अटेस्ट नहीं किया होगा।
आफ्टर ऑल ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन कतर। और दूसरी बात ये कि अगर ये फिक्टिशियस होता तो अब तक कतर के शहजादे ने जो कि साबिक फॉरेन मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो अभी तक तो उन्होंने आगे तो फिर इनको सू कर देना था कि भाई मेरा नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है। तो ये लेटर तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नॉट अ सिंगल मेंशन बाय प्राइम मिनिस्टर। एक दफा भी वो पार्लियामेंट में चाहे वो स्पीच दे रहे हो, कौम से खिताब कर, वजीर आजम ने तो एक दफा भी वो कतर का तो जिक्र भी नहीं हुआ। वो उस वक्त नहीं लाना चाहते होंगे, मेरा ख्याल है उस वक्त नहीं लाना चाहते होंगे। उन्होंने कोई एग्जैक्टली नहीं बताया था कि जी यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। उन्होंने कहा कि ये वसाइल हैं हमारे, जब असेंबली में खड़े होगा तो ये वसाइल हैं जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे। अब वसाइल से उन्होंने जिक्र किया दुबई का, उन्होंने जिक्र किया सऊदी अरेबिया का, लेकिन वही बात है ना, ये नहीं कहा कि सिर्फ नहीं, ये नहीं कहा कि सिर्फ यही वसाइल जो यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। उन्होंने आगे उसको नहीं बताया कि ये हमने कतर में इन्वेस्ट किए थे या कहाँ इन्वेस्ट किए थे। ये चीज़ नहीं कि ये कोर्ट पे छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि कमीशन का बनना भी ज़रूरी होगा कि इस कमीशन ने आगे कतर के शहजादे को अगर मिलना होगा, कतर जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कहीं बरतानिया के अंदर देखना होगा, तो बगैर कमीशन बनाए बड़ा मुश्किल होगा इस केस का फैसला करना, क्योंकि इतना एविडेंस मौजूद नहीं है कोर्ट्स के पास कि वो कह सकें कि जनाब ये हम इसका ट्रेल भी ढूंढ लेंगे, या फिर हुकूमत खुद अगर ट्रेल देती है और अगर कोर्ट पूछता है जाके। सर आपको लगता है क्योंकि पहले वकील तो कहते थे कि जी कारोबार उस जमाने में किस तरह से होता था वो सब भी है। उस दिन तो मैं समझता हूँ कि जब ये बात आई थी तो फिर सबको हैरानी हुई थी इस बात पे, और इसी से फिर वो कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी कि उन्होंने क्यों कोर्ट के अंदर एक ऐसी बात की जिसको कि उनका जो वकील है वो डिफेंड नहीं कर सका। तो इसीलिए अब नई टीम जो आई है सामने, मेरे ख्याल में वो सोच समझ कर और सामने एविडेंस जो भी होगा उनके पास वो लेकर जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ये केस की नौइयत ऐसी है और जिस तरह से ट्रस्ट बने हुए हैं और ट्रस्ट के ऊपर भी ट्रस्ट बने हुए हैं, तो इसके लिए एक कमीशन बनाना भी कोर्ट के लिए ज़रूरी होगा, मेरा ख्याल है जहाँ तक। यानी कि अगर मैं इतना लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जिस तरह से ये केस प्रेजेंट किया जा रहा है और जिस तरह से खान साहब और उनकी टीम जो है, वलीद इकबाल साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि जितनी बातें इन्होंने की हैं उतनी चीज़ें जो हैं वो लेकर कोर्ट के अंदर नहीं गए। मतलब कौम के सामने तो बहुत सा एविडेंस रखा है, लेकिन कोर्ट के आगे वो एविडेंस नहीं रखा। कोर्ट के आगे वलीद इकबाल साहब एक जो आप पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि वो कंक्रीट एविडेंस, सेनेटर अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, जाजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि जितनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की जाती है उतना कोर्ट में आप लेके जाके कुछ प्रूफ नहीं अब तक कर पा रहे हैं। तो मंडे की हियरिंग में कुछ उम्मीद की जा सकती है। और सेकेंडली अगर कमीशन, क्योंकि कोर्ट के लिए और उस बेंच के लिए बहुत ये मुमकिन नहीं होगा कि वो तमाम इन्वेस्टिगेशन और तमाम वो मनी ट्रेल्स अगर अगेन उनके ऊपर होगा वो करना, तो कमीशन बनाने की तरफ आए, तो क्या खान साहब who's actually said that he would not accept any sort of commission, क्या वो अब उनके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए जी, पहले मैं एक बात छोटी सी उस पर एड्रेस कर लूँ। ये जो कतरी शहजादे का जो खत है, आपने कहा फिक्टिशियस, ये फिक्टिशियस से मतलब अगर आपका है कि वो फर्जी है या जाली है, वो तो ये नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान के सफ़ीर या वो जिनीवा कन्वेंशन होती है डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन, जब वो इंटरनेशनली जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें अटेस्ट करने वाला जो अथॉरिटी होती है, वो सफारतकार हो या एम्बेसडर हो या जिस तरह भी हो, वो सिर्फ इस बात की तस्दीक करती है कि जी ये जिस शख्स का दस्तखत इस पे हुआ है ये वही शख्स है, ये हमारे सामने आया था या मैं इनके पास गया था और मैंने इनको ये उनका ही दस्तखत है, इन्होंने ही किया हुआ है। वो जो उसका कॉन्टेंट्स जो उसके होते हैं, जो उसका मतन होता है उस दस्तावेज का, अटेस्ट करने वाली अथॉरिटी उसकी सदाकत के ऊपर कोई राय का इजहार ना करती है और ना उससे तवक्को की जा सकती है। वो बिल्कुल यही है कि जी जिस तरह आपको बयान हल्फी किसी से अटेस्ट करवा लें, अब आपने सच बोला हुआ है या झूठ बोला हुआ है, बयान हल्फी को अटेस्ट करने वाला सिर्फ ये कहता है, ओथ कमिश्नर या वो नोटरी जो होता है वो सिर्फ ये तस्दीक करता है कि भाई ये आगे मेरे आया, ये शख्स ये आया या आई, इसने मेरे सामने हलफ लिया और ये साइन किया, बस। सच है झूठ है फिर वो अदालत में ही पता लगता है। तो ये बात तो उनकी, ये मेरे ख्याल ना उन्होंने डिनाई किया है शहजादे जो हैं उन्होंने, और ना हुकूमत ने कोई ऐसी गलत बयानी की है कि ये शहजादे ही का खत है, लेकिन उसमें सदाकत है या नहीं है उसके ऊपर बड़े बुरी तरह मारे जाए जा सकते हैं। बट वलीद इकबाल साहब, आपकी जमात जो गई है, मेरी बात सुन लें, राइट, आपकी जमात, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें जो बात रह गई है, अभी मैं कमीशन वाली बात पे ही कहना चाहता हूं, इसमें जो बात सिर्फ रह गई है मैं कह रहा था कि जो उसमें मौक़िफ़ लिया गया है उसमें खत में,
और उसी की तस्दीक एक तरह से वो जो जवाब दावे हैं या जो जवाब दरखास्तें जो दी हुई हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली मेंबर्स ने, अगर वो उसमें मौक़िफ़ लिया हुआ है और चंद दस्तावेजात से ही नजर आता है कि यार ये बात ही सारी गलत है, ये 2006 सी कहानी, ये तो 2000 में और 1999 में भी ये उसका कोई तसव्वुर ही नहीं था, वो भी गलत बयानी है इसके अंदर खत में भी, और इसके ऊपर इन्हिसार करके जो पोजीशन ली हुई है केस में वो भी गलत बयानी है, तकरीरों में जो कहा हुआ है वो भी गलत बयानी है, असेंबली के फ्लोर पे भी कहा हुआ है वो भी गलत। मैं मफरूजा की बात कर रहा हूं। अगर ये सारी बात कुछ दस्तावेजात से नजर आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतनी तसल्ली करने की अपनी जरूरत होगी। मैं मफरूजा कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतनी तसल्ली करने की जरूरत होगी कि भाई जिन डॉक्यूमेंट से ये बात नजर आ रही है क्या ये जो है जेन्युइन है या नहीं, और वो जरूरी नहीं कि कमीशन बनाने की जरूरत पड़े, हो सकता है पड़े, हो सकता है ना पड़े, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कमीशन क्यों बन रही है, किस हालात में बन रही है, तब देखेंगे, कबल अज़ वक्त है ये बात। बट वलीद इकबाल साहब, वो तमाम दस्तावेजात फिर वो वेरीफाई ऑथेंटिकेट कौन करेगा? मैंने यही तो कहा है जी कि अगर 2-4 कागजात से ये बात झुटलाई जा सकती है जो कि सारी जगहों में मुतवातिर की गई है कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर, चलें वो पीछे की बातें तकरीरों वाली तो और टीवी प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज वाली तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही 2+2=4 की नफी या झुटलाने के लिए 1, 2 या 4 दस्तावेजात ही दिखाती हैं कि वो उसकी नफी है या उसको झुटला देती है, तो उस 1, 2, 4 की लिए मैं कह रहा हूं कि शायद जरूरी नहीं कोर्ट ऑर्डर पास करके कह सकता है कि जी सच एंड सच को खत लिख के बुला ले, रजिस्ट्रार लिख दे या कोई इस तरह से कर दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि डिपेंड करता है कि कितनी तफसील से एविडेंस चाहिए और क्यों चाहिए। राइट, वलीद इकबाल साहब, तो मैं सिर्फ 2-4 सफात की या 2-4 कागजात की तस्दीक जो है उसके लिए जरूरी नहीं होता कि इसकी कमीशन बनाने की ज़हमत की जाए, वो एक डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर से ही हो सकता है दस्तयाब, जो रेगुलर चैनल। पर वलीद इकबाल साहब, इमरान खान साहब जो कतरी शहजादे को मशवरा दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान बराए मेहरबानी ना ही आए वरना आप जेल जाएंगे, आप नहीं समझते फिर इस कतरी शहजादे के खत को देखते हुए और उसके मतन को देखते हुए मुतालबा इमरान खान साहब का ये होना चाहिए था कि भाई इनको लेकर आए, कानून के सामने इनको पेश करें? देखें जी, इमरान खान साहब ने जो दस्तावेजात देखी हैं वो यही तसव्वुर कर रहे हैं, और मैं भी अगर वो दस्तावेजात देखूं तो यही तसव्वुर करूं कि भाई जो बात कही जा रही है, जो पूरी तोता मैना की कहानी सुनाई है, वो सारी गलत है, ये इसकी नफी करते हैं। जब उन्होंने देख लिया, उनको तसल्ली है, तो बाकी कोर्ट के आ गई, उनको कोर्ट को ही परसुएड करना है ना, तो वो महसूस करते हैं और जायज तौर पे कर सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, बीबी आपको ये पता हो कि फलां बंदा झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि यार मुझे पता है अगर तुम इधर तो झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर झूठ बोला तो वो जुर्म होता है, उसकी कैद होती है। तो अगर जो शख्स एफिडेविट भेजता है, ये तो एफिडेविट भी नहीं है, ये तो खत है, लेकिन अगर कोई इस तरह का दस्तावेज भेजे या खुद को कोर्ट के सामने पेश करे और फिर हलफ ले कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और अगर मैंने कोई चीज छुपाई या मैंने गलत बयानी की या झूठ बोला तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो, तो अगर हलफ दे के ये करता है बात और वकीलों की जरा से नजर आ जाता है कि उसने झूठ बोला हुआ है, तो वो तो गवाही के नतीजे में फैसला वो क्या होता है, वो तो एक जगह अपनी जगह है, लेकिन वो जो झूठ बोलने वाला है वो कोर्ट के चेहरे के आगे उसने जिसने झूठ बोला है उसको कोर्ट वहीं पर सजा दे सकता है और कहता है कटकड़ी लगा के ले जाओ। तो ये मशवरा दिया उन्होंने। सेनेटर अब्बासी साहब, चूंकि 9 माह हो चुके हैं, गुजर चुके हैं जब से ये पैनामा पेपर्स जो हैं वो सरफेस किए थे, एंड द वर्ल्ड इज राइट टू आस्क कि भाई अब तक क्या हुआ है ग्लोबल टैक्स एवेजन को लेकर, उसके खिलाफ एक जंग में हम कहां तक आगे बढ़े हैं और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए हमने अब तक क्या किया है। तो पैनामा गेट का ये जो मामला है सर, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज है, और इसको आप किस हद तक इम्पैक्ट करते हुए देख रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शंस या फिर नून लीग की सियासी मुस्तकबिल? मैंने अपने शुरू में कहा था, जो आपका सवाल आया था, मैंने कहा था कि इसका बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती जो हो गई है कि जिस तरफ भी हम गए अपोजिशन हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। पहले इन्होंने कहा कि आप लेटर लिखें, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा था, इन्होंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया कि ये लेटर ठीक नहीं है और हम उस इंक्वायरी एक्ट के नीचे नहीं जाना चाह रहे, जिसका भी वलीद इकबाल साहब ने जिक्र किया। फिर ये मामला बहुत देर पार्लियामेंट के अंदर इसलिए हो गया कि हम TUAS के अंदर फंस गए। अभी TUAS का फैसला नहीं हुआ था, एक जमात सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गई है, साथ ही इलेक्शन कमीशन में भी चली गई है। हमने कहा आपने ये फोरम ले लिया, हम पहले दिन से कह रहे, हमारी सफाई आप इससे देखें
कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उन्होंने कहा जी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात नहीं की, वरना ये बात डिस्कशन की जा सकती थी कि क्या सुप्रीम, उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये पिटिशनर आए, इनको भी वो पूरा टाइम गुजर गया। अब क्या देख रहे हैं, असरअंदाज किस तरह से कर रहे हैं आप लोग की सियासत? मैं ये देख रहा हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला आएगा। सर लोग चूंकि करप्शन की बातें कर रहे हैं, पैनामा पेपर्स की बातें कर रहे हैं, आवाम में शऊरी है। मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो पाकिस्तान में और कोई नहीं है ना। सारी जमातें ये कह रही हैं कि इनसे ऑनरेबल जजेस का जो भी फैसला आएगा हम दिल से मानेंगे। सब जमातें कह रही हैं, मीडिया भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। एक हफ्ता या 2 हफ्ते की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फैसला कर देते हैं। अगर उन्होंने हमारे मुताल्लिक फैसला किया तो जो मर्जी है फिर लोग हमें कहें, हमें मानने के लिए तैयार है। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इल्ज़ाम लगाने वालों को कहें कि ये इस तरह के इल्ज़ाम न लगाएं, और ये इल्ज़ाम पहले भी हुआ था, पहले भी कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएं इलेक्शन 2013 के बारे में और एक कमीशन बना दें, और जो फैसला कमीशन का आएगा न सिर्फ वो भी मानेंगे, हम कौम से माफ़ी मांगेंगे। क्या उन लोगों ने वो कमीशन का फैसला मान लिया था? क्या उन लोगों ने कौम से माफ़ी मांगी थी कि हमने गलत इल्ज़ाम लगाए थे? 131 या 28 दिन कंटेनर पे इस्लामाबाद में खड़े होकर क्या क्या बातें, वो बातें उस वक्त मुझे यकीन है कि आपने कितने चौक किए होंगे। सर अगर बात की जाए पीटीआई पीएमएलएन बिलो द बेल्ट जो रिमार्क्स होते हैं ना सर, वो हेयरिंग के बाद भी निकल के मैं जो अभी आपको तवज्जो दिला रहा हूं ये कि उस वक्त भी सारी कौम रिगिंग कर रही थी। यही थी ना कि रिग गया, इलेक्शन है, नहीं है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने ना उस वक्त सुप्रीम कोर्ट छोड़ा था, ना उस वक्त के चीफ जस्टिस छोड़े थे, ना क्या एक्सेप्ट कर लिया ना, चले इन्होंने भी वो फैसला एक्सेप्ट कर लिया, माफी नहीं मांगी। अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये फैसला एक्सेप्ट भी करेंगे, कौम से इनको माफी भी मांगनी चाहिए अगर इनका बात में गलती हुई, अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं कहता। नवाज शरीफ साहब कौम से खिताब में कह चुके हैं अगर जुर्म साबित हुआ तो मैं खामोशी से घर चल जाऊंगा। और अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब और करप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सर अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हमारे मुल्क के, उनकी कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? और चूंकि पैनामा पेपर्स ने काफी हद तक इंस्टीट्यूशंस को भी एक्सपोज किया है, जो आवाम को उम्मीदें हैं वो किस हद तक कमजोर पड़ रही हैं इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी को देखते हुए? देखिए, पहली बात यह है कि मेरा एक मौक़िफ़ रहा है आज से नहीं, 1990s से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना, जब तक ये टोटली ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल नहीं होगी, जब तक ये पार्लियामेंट से बालातर नहीं होगी, जब तक इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के मतलब से बालातर होगी, जब तक सही अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। अब उस बात को अब जाकर शहबाज शरीफ साहब ने भी, चौधरी निसार ने भी, सिराजुल हक साहब ने भी वही चीज़ें रिपीट की हैं जो मैं इतने अरसे से कहता आ रहा हूँ और लिखता भी आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक ये इसकी अपॉइंटमेंट जो है नैब की, चेयरमैन नैब की, वो एक जुडिशल हो, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हो, उसमें चाहे चारों सूबों के जज हों, जिस तरह आज सिराजुल हक साहब ने भी कहा। और दूसरी बात ये कि ये पहले दिन से सब कहते थे और इसका मजाक उड़ाया करते थे कि वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन। देखें, ये तो कोई बात ना एक आदमी जो है वो खरबों की जो है वो चोरी करे और पकड़ा जाए, या वॉलंटरीली दे दे, कुछ पैसे दे दे, यार ये लो 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, और जो अरबों हैं उसके लिए वो आज़ाद हो गया और आइंदा उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। वो कहे जी मैं तो नैब से क्लियर होकर आया हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सी कंट्रोवर्सी है इसके अंदर। और ये अभी जो भाई साहब ने बताया प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि एक कमेटी दोनों हाउसेज की बनी है, मेरे ख्याल में इसको रिव्यू करेगी और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा और मुस्बत तरीक़ाकार जो है वो सामने आएगा। राइट वलीद इकबाल साहब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और ये प्ली बार्गेन का जो सिलसिला है सर, हम क्या अपने मुल्क में, चूंकि ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डेफिनेटली इज प्लेइंग दैट रोल, हम क्या रिस्टोर कर पाएंगे एक करप्शन फ्री एक कल्चर पाकिस्तान के अंदर? मैं अभी एक दो जुमलों के बाद इसका जवाब देता हूँ जी। देखें, जो पिछला केस था जो कि जुडिशल कमीशन के पास गया एक ख़ास स्पेशल लॉ के नीचे, जो कि जनरल इलेक्शन 2013 इंक्वायरी कमीशन का कानून था, उसमें एक मुआहदा हुआ था PMLN और PTI का, जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी कि जी ये इसकी TORs हैं, ये इसके बेसिस पे कानून बनेगा और फिर एक कमीशन बनेगी, और उस पर अगर तो ये तीनों चीज़ों पे इनका जवाब हाँ में आ गया कि ये इस तरह से मुनज़्ज़म धांधली और ये सब कुछ हुआ है, तो फिर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी तमाम जो हैं सूबाई और कौमी,
और फिर जनरल इलेक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने एतराज़ात वापस ले लेगी, इसको कबूल कर लेगी और असम्बलियाँ उस तरह की उस तरह ही रहेंगी। इसमें कोई इस तरह का कोई ड्रामाई डायलॉग डालना कि जो उन्होंने कहा था कि हम मान भी लेंगे और हम माफ़ी भी मांग लेंगे, हम किसी को कोई अपॉलॉजी नहीं हो करते, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, और मैंने खुद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा कि कितनी धांधली हुई है उसके अंदर। हाँ, अलबत्ता कि उस कमीशन की सेटिस्फैक्शन तक वो साबित नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि उस कमीशन ने इतना बड़ा बोझ पीटीआई पे डाल दिया था कि सारा बारे सबूत आपके ऊपर है, यू हैव टू प्रूव इट। उस कमीशन ने अपने कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, ना ISI, ना IB, ना FIA, ना दीगर इदारों को जो अवेल कर सकती थी कि वो खुद बुला के किसी को पूछती। एतजाज अहसन साहब ने कहा भी था ना कि 1-2 ROs को बुला के लॉकअप में डाल के पूछा होता तो पता लग जाना था कि हमारे साथ इधर जरा हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। और मैं अगर इनकी जगह हूं तो जो इनके हमायती हैं मियाँ नवाज शरीफ के या इनकी पार्टी के जो लोग हैं और मियाँ साहब खुद, और मैं काफ़ी परेशान हूं और मेरे ख्याल है भी ये परेशान। ये वकीलों की टीम भी चेंज करना जो है ये भी उसी जो है परेशानी की दलील है। अब मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो देता हूं। मुझे बड़ा इत्मीनान है, मेरी पार्टी को, हम सबको बड़ा इत्मीनान है, बड़ी तसल्ली है। हमारी पार्टी की बुनियादी रखी गई थी, उसके 2 सुतून उसकी आइडियोलॉजी के, उसकी नज़रिए के, वो यही थे। नंबर 1 कि करप्शन से आज़ाद हमें मुआशरा चाहिए और करप्शन से आज़ाद रियासती निज़ाम, और नंबर 2 कि ताकतवर और कमज़ोर जो हैं वो कानून के सामने सरनगू होंगे। और बफज़ल खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये करके दिखाया कि हम जहां तक जा सकते थे। और जब आप देखें एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है तो लोग 2 वजहों से आते हैं। लोग आते हैं किसी पॉपुलर लीडर को देखने और सुनने, और दूसरा एक कॉज के पीछे खड़ा होने, एक मकसद के पीछे। और आपने, मैं कोई तबसरा नहीं करता, आवाम का इज्तिमा जो है वो इतने बंदे इकट्ठे करके दिखा दें, होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इतने बंदे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अड्डा प्लॉट के ऊपर अगर आपने लोगों की तादाद देख लियो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। बहुत तसल्ली की बात है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए करप्शन एक बहुत बड़ा और मरकजी इशू है और वो उससे आजादी चाहते हैं। Absolutely, but वलीद इकबाल साहब, आप दुनिया भर के जितने खुशहाल मुल्क हैं, अमीर तरीन मुल्क वही हैं जो सबसे कम करप्ट हैं, और गरीब तरीन और बदहाल तरीन मुल्क वही हैं जहां सबसे ज्यादा करप्शन है। नॉर्वे को देखें एक तरफ और नाइजीरिया को देखें एक तरफ। करप्ट मुल्क बदहाल है, जितना मर्जी तेल हो वहां पे, और कम तेल है नॉर्वे में, लेकिन दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में है कोई करप्शन नहीं है। मौजूद है सिस्टम में। जो आप तमाम लूप होल्स की बात करते थे कि जी अगर 13 के इलेक्शंस रिग्ड थे, तो वो लूप होल्स, वो फ्लॉज सिस्टम्स में अभी तक मौजूद हैं, जिसको एड्रेस अब तक नहीं किया गया है। कोई रिफॉर्म, कोई खातिर ख्वाह हमें इस्लाहात उस तरह से होती भी नहीं नजर आई। वो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो, हमारी पार्टी इस वक्त जीती हुई नजर आ रही है 2018 के इलेक्शन में। येस्टरडे ही स्टेटेड दैट। हाँ जी, बड़ा अच्छा है जी, और इस तरह होना चाहिए। कप्तान जो होता है वो टीम को ये कहता है हम जीतेंगे, और बिल्कुल मुझे भी यकीन है जी। और हमने भी अब एक इलेक्शन गुजार लिया है, झेल लिया है, देख भी लिया है क्या क्या हथकंडे होते हैं इस तरह। मैं आपको और आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं कि आपको अपने अंदाजा लगाना है कि ये इनकी सोच और माइंडसेट किस तरह की है। एक इलेक्शन कौमी असेंबली का लड़के देख लो, जो मैंने लड़के देखा है कि किस तरह के लोग हैं, उससे पता लग जाएगा कि कोई किसी दीन ईमान का, कोई किसी उसूल का, किसी कानून का कोई पासदारी नहीं है। हर किस्म का जुर्म, हर किस्म की चीज जो है वो जायज है जी, बस इलेक्शन की सीट जीतने के लिए। मैंने देखा है। ठीक है, सेनेटर अब्बासी, वलीद इकबाल साहब सच कह रहे हैं। अभी जो इलेक्शन की इंतजामिया यहाँ पे होती है वो उसी तरह की, उसने वही शक्ल ढाल ली है जिस तरह अयूब खान की इंतजामिया ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त दी। इस तरह का सिस्टम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वलीद इकबाल साहब एक अच्छे वकील भी हैं और एक ऐसे ख़ानदान से तल्लक हैं कि इनका बड़ा एहतराम है हमारे पास, चूँकि इनके दादा का इतना बड़ा एहतराम है कि शायद इस लिहाज से इनका भी हम एहतराम हमेशा रखते हैं। अब आज से ही अगर ये कहना शुरू कर गए कि इलेक्शन में, आज से ही अगर इनका ये केस बनना शुरू हो गया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन भी इसी तरह के होंगे, उसमें भी यही जुल्म होगा, इसमें यही ज्यादती होगी, तो इसका मतलब है कि ये केस फिर आज से ही बनना शुरू हो गया है कि ये इन तहरीक इंसाफ के बस की काम नहीं, अब ये इलेक्शन फिर इन्होंने हारना है, तो हारने के लिए अगर ये आज से ही अपना केस बनाना शुरू करेंगे तो ये जायज़ नहीं है। ये पार्लियामान के अंदर मौजूद है, ये उस कमेटी में मौजूद हैं। अगर रिफॉर्म्स के लिए, अगर ये कोई और रिफॉर्म्स बेहतर समझते हैं तो उसके लिए कानून साजी कराने के लिए इनको अख्तियार हासिल है। ये मेहरबानी करके धरनों से निकलें, ये मेहरबानी करके इल्ज़ाम लगाने से निकलें। हम बार बार इनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये रास्ता पार्लियामान से निकलेगा। अगर आपने कोई रिफॉर्म्स लानी है, कोई बिल लेके आना है, कोई आपने अमेंडमेंट लेके आनी है, कोई बेहतर लानी है, तो पार्लियामान में बैठ कर करनी पड़ेगी। अगर आप ये बात सड़कों पर कहेंगे, इल्ज़ाम लगाने पर करेंगे, इन पिछले 4 या 5 सालों में इनके किसी एक मेंबर को देख लें,
सेनेट में या नेशनल असेंबली में कि हमने नहीं किया, कोई ये बेहतर चीज लेके आए सामने ये बताते, और फिर ये कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, एहतसाब होना चाहिए, इससे बहुत अच्छी बात नहीं है। एक इन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया खैबर पख्तूनख्वा में, जहां इनकी हुकूमत थी, इन्होंने उसका कमीशन का चेयरमैन लगाया। वो आपको पता है वो जरनैल साहब के साथ किया हुआ। जब इनके लोग पकड़ने शुरू किए उन्होंने, जब उन्होंने कैबिनेट वजीर पकड़ने शुरू कर दिए, वो मेरा ख्याल है कि अगर उनकी स्टेटमेंट या उनका इंटरव्यू अगर आपके पास कहीं रिकॉर्ड है तो आप लोगों को सुना दें कि वो इनके बारे में क्या कह रहे थे। देखिए जी, बहुत अच्छी बातें होती है, बातें करना बहुत आसान है, हम सारे बात करने में बहुत आसान है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, जहां पे हमारी ये मॉडल बना के वहां दिखाते सबको, ये बताते कि ये कमीशन हमने बनाया है, ये हमने इंसाफ दिया है, ये एजुकेशन हमने बेहतर किया है, ये हमने हेल्थ बेहतर किया है, दुनिया को दिखाते और कल कहते कि जी इसका मुकाबला करने के लिए ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम नहीं लेते, ये उधर बात ही नहीं करते। ये सिर्फ इल्जाम लगाने पे, सिर्फ इल्जाम तराशी करने पे, सिर्फ अदारों को, मैं समझता हूँ कि उन अदारों का एहतराम आज खत्म इसलिए हो रहा है कि हमने कोई अदारा ऐसा नहीं छोड़ा, किसी एक अदारे को हमने छोड़ा जिसके ऊपर हमने इल्जाम न लगा। तो ये मेहरबानी करके इनको कहें कि कोई इल्जाम तराशी न करें। कि पीटीआई ने बड़ा एक मुस्बत रोल अदा किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में, 3 मेंबर हैं इनके, और 50 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं सब कमेटी की, मेरे ख्याल 60 के करीब, और वैसे भी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा किसी और कमेटी की नहीं हुई। इसको इतना ट्रांसपेरेंट किया गया है कि हर मेंबर को उसकी कॉपी दी गई है, जो एक नया बिल आएगा, और वेबसाइट पे भी डाली हुई है, और अभी 1 महीने का टाइम दिया ताकि सारे अपना इनपुट दें ताकि ये रिफॉर्म्स लेकर आएँ। लेकिन फिर भी धांधली तो मतलब रोकने के लिए बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के अंदर। कभी हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता देखेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर का मैं 6 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ। धांधली भी होती है और उसको रोकने के तरीके भी होते हैं। जब आपके पास इतने आपके वोटर्स होंगे तो फिर धांधली करना बहुत आसान काम नहीं है, एक मुश्किल काम है धांधली करना, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि कहाँ धांधली होनी है और कैसे रोकना है इसको। राइट सर, फरीद इकबाल साहब, फाइनल रिमार्क्स सर। फाइनल रिमार्क्स, ये तकरीर तो बड़ी अच्छी है कि जी खैबर में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन इस तकरीर से ये इनके हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना दिफा नहीं कर सकेंगे, ये नहीं बच सकेंगे। उन्होंने बताना है कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है, और अगर वो सदाकत और अमानत में ख़यानत करने वाले मेयार पे नहीं पूरा उतरेंगे तो इसके बड़े सीरियस नताइज हो सकते हैं। मैं तो यही समझता हूँ जी, और हम सब कौन करेगा जी? अदालत ही करेगी ना। हाँ जी, तो कर रहे हैं ना, मैं तो ठीक है, तो हम कहते हैं जो फैसला आएगा आप भी माने और हम भी माने। चलिए, जो फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा दोनों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम और अलीना शकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।